नमस्कार प्यारे साथियों। आज प्यारे साथियों जो हमारा लेक्चर है, आज हमारा लेक्चर 5वां है। और प्यारे साथियों आज के इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक पर बात करेंगे, इन 3 टॉपिक पर। तो प्यारे साथियों 3 टॉपिक क्या क्या हैं इनको हम देख लेते हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है उपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन, या फिर इसका एक और नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। प्यारे साथियों हमने इसके जो लेक्चर 4 था उसमें हमने करा दिया था उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्यारे साथियों जो उपचयन अभिक्रिया है इसका एक और नाम है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। प्यारे साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया इन दोनों के योग से निकल कर आया है क्या, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो प्यारे साथियों ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। प्यारे साथियों अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे आखिरकार जरूरी क्यों है समीकरण को संतुलित करना। प्यारे साथियों जो हम समीकरण को संतुलित करते थे, आज हम देखेंगे कि आखिरकार जरूरी क्यों है समीकरण को संतुलित करना। तो प्यारे साथियों हमने ये 5 लेक्चर आज है। यदि आपने वो 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर के वो 4 लेक्चर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि ये हमारा आज है 5वां लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो प्यारे साथियों हम देख लेते हैं उपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। प्यारे साथियों जो ये अभिक्रिया है वो क्या होती है, एकदम विस्थापन अभिक्रिया की तरह है। विस्थापन अभिक्रिया की तरह क्या है, इसका उदाहरण है। लेकिन प्यारे साथियों इसका जो डेफिनेशन है, सबसे पहले हम उसको डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें जो उपचयन, ऑक्सीकरण, उपचयन का एक और नाम है क्या, ऑक्सीकरण, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ होता हो। प्यारे साथियों क्या है, जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता हो, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया या प्यारे साथियों उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसका हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, एकदम लिख करके। क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ होता हो। क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन जो है वो एक साथ होता है, तो उस अभिक्रिया को उस अभिक्रिया को प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उस अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या हम क्या कहते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे साथियों एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन जो है वो एक साथ होता है, तो उस अभिक्रिया को प्यारे साथियों हम कहते हैं उपचयन अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो प्यारे साथियों इसका उदाहरण क्या है देख लीजिएगा। हमने जैसा कि अभी शुरू में बताया कि जो इसका उदाहरण है प्यारे साथियों वो एकदम विस्थापन अभिक्रिया की तरह है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या था, जब अधिक क्रियाशील तत्व जो था वो किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण के विलयन से अलग कर देता था। वही प्यारे साथियों सेम टू सेम यहाँ पर है। तो उदाहरण क्या ले लेंगे, जैसे हम ले रहे हैं
Zn प्लस CuSO4। यहां पर प्यारे साथियों क्या है, यहां पर है जिंक और क्या है कॉपर सल्फेट। क्या है कॉपर सल्फेट। जब प्यारे साथियों जिंक की अभिक्रिया हम कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट को उसके लवण के विलयन से अलग कर देगा और क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बना लेगा। जिंक सल्फेट प्यारे साथियों क्यों बनाया, देखिए इसके दो रीजन हैं। यहाँ पर प्यारे साथियों Zn पर होता है +2 का चार्ज, कॉपर पर भी होता है क्या +2 का चार्ज, और सल्फेट पर क्या होता है प्यारे साथियों -2 का चार्ज। अब एक बात आप जानते हैं कि ये प्लस वाला प्लस के साथ नहीं जाएगा, ये प्लस वाला प्यारे साथियों हमेशा किसके साथ जाएगा, माइनस के साथ जाएगा। तो एक तो कंडीशन हो गई ये, और दूसरा क्या है, यहाँ पर जो Zn है वो कॉपर से क्या है अधिक क्रियाशील है। हमने आपको सक्रियता श्रेणी में बताया था कि जो Zn है वो कॉपर से क्या है प्यारे साथियों अधिक क्रियाशील है, इसलिए जो जिंक है वो कॉपर सल्फेट को उसके लवण के विलयन से क्या कर देगा, अलग कर देगा, और बनाएगा क्या, बना लेगा जिंक सल्फेट यानी ZnSO4। और जो कॉपर है प्यारे साथियों Cu वो क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे साथियों जो Zn है, Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी प्यारे साथियों क्या होता है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहां पर Zn का ऑक्सीकरण हो रहा है क्यों, क्योंकि प्यारे साथियों जब भी कोई सिंगल से डबल हो जाए यानी उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन यहां पर प्यारे साथियों कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का हो रहा है यहां पर हो रहा है ऑक्सीकरण, और कॉपर का क्या हो रहा है प्यारे साथियों, यहां पर जो है कॉपर का हो रहा है अपचयन। अपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि प्यारे साथियों यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है वो डबल से क्या हो जा रहा है, डबल से सिंगल हो जा रहा है। यानी यहाँ पर है डबल यानी कॉपर सल्फेट है, और यहाँ पर उसके बाद जब इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया प्यारे साथियों, तो ये क्या हो गया, अकेला हो गया, यानी कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन। कॉपर का हो गया अपचयन। एक बार फिर से देखिएगा, यहां पर जो Zn है, Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि यह सिंगल से डबल हो जा रहा है। और इसका क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है प्यारे साथियों, कॉपर का हो रहा है अपचयन। कॉपर का अपचयन क्यों हो रहा है, क्योंकि यह डबल से क्या हो जा रहा है, सिंगल हो जा रहा है। तो यहाँ पर प्यारे साथियों जो Zn है, एक चीज़ लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो Zn है वो क्या कर रहा है, Zn त्याग कर रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन का। Zn जो है वो त्याग कर रहा है, तो Zn क्या होगा, अपचायक होगा। क्या होगा, Zn क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो ये क्या होगा, अपचायक होगा। त्याग कैसे कर रहा है प्यारे साथियों, क्योंकि इस पर +2 का चार्ज है, और Zn क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने ऊपर क्या लिया है, प्लस चार्ज लिया है। इसलिए जो Zn है वो क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए उस क्या होगा, अपचायक होगा। लेकिन प्यारे साथियों जो कॉपर है वो कॉपर क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। Cu कॉपर क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। जो क्या है प्यारे साथियों, कॉपर है जो वो ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। ऑक्सीकारक होगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको यह उपचयन, ऑक्सीकरण, अपचयन या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आ रही होगी। एक बार प्यारे साथियों हम पुनः फिर से सब दोहरा देते हैं। देखिए क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ होता है। क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन एक साथ होता है, तो वह अभिक्रिया हम क्या कर लेते हैं, वह अभिक्रिया को उपचयन अपचयन या फिर प्यारे साथियों रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने इसका उदाहरण लिया जिंक, और इसकी क्रिया किससे कराया,
CuSO4 से कराया। जब जिंक की क्रिया प्यारे साथियों हमने CuSO4 से कराया तो जिंक जो था वो कॉपर को उसके लवण के विलयन से अलग कर दिया और बना लिया जिंक सल्फेट बना लिया। और जब प्यारे साथियों जिंक सल्फेट बना लिया तो कॉपर क्या हो गया, अकेला हो गया। और यहाँ पर जड़न का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि यह सिंगल से डबल हो जा रहा है। उसके बाद हमने देखा कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर का प्यारे साथियों अपचयन हो रहा है, क्योंकि यह डबल से सिंगल हो जा रहा है। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, उपचयन अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया होगा, या फिर इसका नाम क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब प्यारे साथियों देखते हैं हम अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब हम प्यारे साथियों देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया का प्यारे साथियों पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है प्यारे साथियों, क्या है, जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है। क्या होता है, जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है। लिख कर देखते हैं, जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है, दो विलयन थे प्यारे साथियों, उनको क्या होता, आपस में मिलाया जाता है, तो उनकी अभिक्रिया से क्या होता है, तो उनकी अभिक्रिया से एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। यानी एक श्वेत रंग के पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। और प्यारे साथियों क्या है, जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से क्या होता है, एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। यह का जो इसका जो निर्माण होता है प्यारे साथियों, वह जल में क्या होता है, अविलेय होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, जब दो विलयनों को आपस में मिलाया हमने तो उनकी अभिक्रिया से क्या हुआ, एक श्वेत रंग के पदार्थ का निर्माण होता है। और यह जो प्यारे साथियों जो क्या होता है, जो जल में क्या होता, अविलेय होता है। जो जल में अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इस अविलेय पदार्थ को प्यारे साथियों क्या कहते हैं, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में प्यारे साथियों अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
प्यारे साथियों इसको एक बार हम फिर से आपको बताते हैं। देखिए क्या है, जब दो विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो उनकी अभिक्रिया से क्या होता है, एक श्वेत यानी सफ़ेद रंग के पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, जो क्या होता है, जल में आविलेय होता है। इस आविलेय का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, आविलेय का मतलब होता है जो घुले ना। क्या है, जो घुले ना। क्या होता है, आविलेय पदार्थ का निर्माण होता है और इस आविलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। और जिस अभिक्रिया में प्यारे साथियों अवक्षेप का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अब प्यारे साथियों जो अवक्षेपण अभिक्रिया है इसका हम उदाहरण देखते हैं, क्योंकि दोस्तों ये डेफिनेशन लिखने से ही काम नहीं चलेगा। इसका उदाहरण क्या है, उदाहरण है जैसे हम ले रहे हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 और क्या ले लेंगे हम ले रहे हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब प्यारे साथियों जब हम सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा BaSO4 प्लस में NaCl। लेकिन प्यारे साथियों क्या यह अभिक्रिया बैलेंस है, ये जो अभिक्रिया है प्यारे साथियों ये बैलेंस है, नहीं। क्यों नहीं बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम है 2, क्लोरीन है 2, लेकिन यहाँ पर सोडियम है अकेला, क्लोरीन है अकेला। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, अभिक्रिया हो जाएगी बैलेंस। देखिए यहाँ पर सोडियम हो गए 2 और क्लोरीन हो गए 2, यहाँ पर सोडियम हो गए 2, क्लोरीन हो गए 2। अब देखते हैं बेरियम, बेरियम है 2 और सल्फेट है 2, सल्फेट है अकेला यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है, अकेला है। तो यह अभिक्रिया जो हो गई प्यारे साथियों बैलेंस हो गई। अब प्यारे साथियों जब सोडियम सल्फेट की क्रिया हमने बेरियम क्लोराइड से कराया तो ये क्या बनाया, सोडियम सल्फेट बनाया और सोडियम क्लोराइड बनाया। तो इसके नीचे हम इसका नाम लिख देते हैं, क्या है, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड और ये क्या है, बेरियम सल्फेट, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। जब प्यारे साथियों हमने सोडियम सल्फेट की क्रिया बेरियम क्लोराइड से कराया तो प्यारे साथियों जो इस अभिक्रिया में जो बेरियम सल्फेट था वो क्या होगा, नीचे तली में बैठ जाएगा और यही प्यारे साथियों क्या है, श्वेत रंग के पदार्थ है, यही श्वेत रंग का पदार्थ है प्यारे साथियों जो नीचे तली में बैठा रहेगा और इसी को प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब प्यारे साथियों हम देख लेते हैं कि आखिरकार समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। प्यारे साथियों अब हम देख लेते हैं क्या है, आखिरकार जरूरी क्यों है समीकरण को संतुलित करना। प्यारे साथियों एक बात जानिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम द्रव्यमान का ना तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही विनाश, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय हम प्यारे साथियों एक द्रव्यमान संरक्षण के नियम का हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो प्यारे साथियों इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में हम द्रव्यमान का ना तो निर्माण कर सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जा सकता है, ना तो
निर्माण किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात हम जो है रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय अर्थात रासायनिक अभिक्रिया लिखते समय द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अर्थात द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्यारे साथियों हम क्या करते हैं, नियम का पालन करते हैं। तो प्यारे साथियों जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था वो क्या था, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम का यह था कि अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान क्या था, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान बराबर था किसके, उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के। उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही था प्यारे साथियों कि अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान जो है वो उत्पाद तत्वों के कुल द्रव्यमान के होना चाहिए। तो अगर ये बराबर है तो ये क्या होगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेगा। अगर यह बराबर नहीं होगा तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। एक बार फिर से प्यारे साथियों हम देख लेते हैं कि आखिरकार जरूरी क्यों है समीकरण को संतुलित करना। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो हम निर्माण कर सकते हैं प्यारे साथियों और ना ही विनाश किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम प्यारे साथियों द्रव्यमान संरक्षण के नियम का हम क्या करते हैं, पालन करते हैं। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या है, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं प्यारे साथियों उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। हमने कई बार बताया है अभिकारक तत्वों का जो कुल द्रव्यमान होता है प्यारे साथियों वो उत्पाद तत्वों के क्या होगा, कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। तो आई होप कि प्यारे साथियों आज की क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। हम प्यारे साथियों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इसका शायद प्यारे साथियों एक और लेक्चर हो जाए तो यह चैप्टर प्यारे साथियों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।